हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मेमोरी के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं इस लेक्चर में क्या चीज़ हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे कि मेमोरी होती क्या है, मतलब शुरुआत से शुरू करेंगे हम यहाँ पर। दूसरी चीज़, मेमोरी की इकाइयाँ क्या हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, मेमोरी कितने तरीके से स्टोर होती है। ठीक, 3 पॉइंट हो गए। चौथी चीज़, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइसेस कितने तरीके से हो सकती हैं। और लास्ट में हम देखेंगे किस मेमोरी की स्पीड कौन सी होती है। तो टोटल स्टार्टिंग मतलब मेमोरी क्या होती है से लेके कौन सी मेमोरी तेज क्यों होती है, यहाँ तक हम स्टार्टिंग से एडवांस सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। तो चाहे आप ट्रिपल सी, चाहे ओ लेवल या एमसीए तक के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लेक्चर आपका पर्याप्त होगा। मेमोरी के रिगार्डिंग कोई और लेक्चर आपको देखना नहीं पड़ेगा इस लेक्चर के बाद। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा और शुरुआत करते हैं। हमारी मेमोरी क्या है। तो मेमोरी क्या होती है, इसका जवाब लगभग लोगों को पता होगा कि मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करके रखना। क्या चीज़? किसी डेटा को स्टोर करके रखना, संजो के रखना ही मेमोरी का उद्देश्य है। चाहे मेमोरी कार्ड हो या आपका हार्ड डिस्क हो या कोई भी डिवाइस हो, सीडी हो, डीवीडी हो, कोई भी चीज़ हो, उसका काम क्या है, कोई डेटा है उसको संभाल के रखना है। जैसे फ़ोन में भी आपका मेमोरी कार्ड होता है, इसका काम क्या है, किसी डेटा को संभाल के रखना ही मेमोरी का काम है। अभी आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान से देखनी है वो है कि मेमोरी की यूनिट्स क्या हैं। क्या चीज़? मेमोरी की यूनिट्स क्या हैं। अब पहला सवाल तो दिमाग में आना चाहिए कि मेमोरी की यूनिट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। समझ में आए क्या सवाल? कि इकाइयों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। एक इकाई बना देते, उसी से आप मेमोरी को माप लेते, तो इतनी सारी इकाइयाँ बनाई क्यों गई। तो इसका कारण था, देखिए जैसे आप कोई सामान को तौलते हैं, कोई सामान है उसको तौलते हैं, क्या उसको आप किलो में ही तौल रहे हैं? नहीं। अगर वो सामान कम मात्रा में है तो उसको तोले में, ग्राम में तौला जाता है। और वही सामान जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कोई सामान, तो उसको क्विंटल में तौला जाता है। ऐसे हमारा डेटा भी होता है। डेटा जब कम मात्रा में होता है तो उसको किसी और यूनिट, मान लीजिए बिट बाइट कोई यूनिट होती होगी, उसमें तौला जाता है। और जब वही डेटा ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको तौलने की इकाई बदल जाती है। समझ में आया? तो इसीलिए कई सारी आपकी डेटा यूनिट्स बनाई गई, जिससे जितनी ज़्यादा आपका डेटा हो उसी तरीके से आप उसको तौल सकें। तो डेटा की यूनिट क्या होती है उसको आप समझ लेते हैं। सबसे पहले कितनी तरीके की यूनिट है। देखिए अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, इसकी सहायता से हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी समझेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट हमारी होती है वो होती है बिट। तो कोई अगर पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कंप्यूटर में स्टोरेज की, या कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपको लिखना है बिट। अगर आपको मन करे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा लिख दूंगा मैं इस पर। तो इसके बाद देखिए सबसे छोटी यूनिट हमारी कौन सी हो गई? बिट हो गई। बिट क्या होती है? बाइनरी डिजिट होती है, कहीं ना कहीं सुनी होगी, नहीं तो आगे हम कवर भी करेंगे। तो बाइनरी डिजिट जो होती है वो आपकी होती है बिट, 0 और 1 जो होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? बिट। और यही बिट जब 8 बार मिल जाता है, मतलब कि जब इसी बिट को हम 8 बार मिला दें, ठीक है। अब ये एक बिट है, इसी तरीके से 1 बिट 1 1 1 1 1 1 1, और यही जब आपस में 8 बिट मिल जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? 1 बाइट कहते हैं। ठीक है, 8 बिट लीजिए, आपस में मिला दीजिए तो 1 बाइट बन गया। या आप इसको 2 निबल भी कह सकते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 निबल इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं 8 बिट या 1 बाइट लिख सकते हैं। समझ में आई ये बात कि बिट को लिए 8 बार मिला दिए तो वो क्या बन गया? बाइट बन गया। और इसी बाइट को जब लेते हैं और 1024 बार मिलाते हैं तो क्या बनता है? केबी बनता है। जो हमारे मोबाइल में नेट की स्पीड दिखाती है 40 केबी 100 kbps, तो वो आपका केबी है। इसको आप क्या कहते हैं? किलो बाइट कहते हैं। तो 1024 बाइट आपस में मिल जाए तो क्या बनाते हैं? 1 किलो बाइट बनाते हैं। अब आगे सेम है, मतलब 1024 किलो बाइट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 मेगाबाइट बन जाएगा।
इसी तरीके से 1024 GB आपस में मिला देंगे तो एक आपका टीबी बन जाएगा, मतलब टेराबाइट। जैसे आपके कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है वो टीबी में होता है। अब लैपटॉप अगर आप फ्लिपकार्ट पे या कहीं सर्च कर लीजिए तो आपको जो स्टोरेज है वो टीबी में दिखेगा, और इसी 1024 टीबी को आपस में मिलाएंगे तो एक पेटाबाइट बन जाता है, और 1024 पेटाबाइट को आपस में मिलाएंगे तो एक एक्साबाइट बन जाता है। ऐसे आगे ये सीरीज चलती रहती है, पर हमको मतलब इसका तो कोई अंत है नहीं। तो यहाँ तक अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। याद कैसे करना है? सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या है? बिट है। इसके बाद इन्हीं बिट को आपस में अगर आप मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? बाइट बन जाता है। बस यहाँ तक आप याद कर लीजिए कि 8 बिट को मिलाने पे क्या बनता है? बाइट बनता है। यहाँ तक आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद नहीं करना है। उसके बाद 1024 मिलाया और अगली यूनिट बस। लेकिन एक चीज़, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूनिट लाइन से याद रखिए, ठीक है। लाइन से याद रखने का फ़ायदा क्या है? 1024 जोड़ा बाइट तो अगला बना किलोबाइट, किलोबाइट जोड़ा मेगाबाइट बना, मेगाबाइट जोड़ा गीगाबाइट बना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। अब एक चीज़ जो सवाल आपके मन में आना चाहिए, यहाँ पर जितनी भी यूनिट हैं वो 2 के पावर में हैं, 2 के पावर में ही सारी यूनिट आपकी हैं, ठीक। जितनी भी यूनिट आप देख रहे हो वो सारी यूनिट किस में है? 2 के पावर में है। जैसे 1024 भी 2 के पावर में है, 8 भी 2 के पावर में है, मतलब 2 की घात में ही क्यों है, ये सवाल आना चाहिए। या मेमोरी कार्ड आपका जब बनता है तो क्यों वो 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB का बनता है, कभी 5 GB 6 GB का मेमोरी कार्ड क्यों नहीं बनता है? ऐसा सवाल हमारे मन में आना चाहिए। इसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करिएगा, आगे के लेक्चर में हम इसके कवर भी करेंगे। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई मेमोरी की, इसको आप याद कर लीजिएगा या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब 2 चीज़ हम कवर कर चुके हैं, क्या मेमोरी क्या होती है, उसकी इकाई क्या है। अब टाइप में क्या है? देखो मेमोरी जो है 2 तरीके से डेटा को स्टोर करती है। पहला क्या है? पहला है आपका वोलाटाइल टाइप, वोलाटाइल टाइप, और दूसरा आपका है नॉन वोलाटाइल टाइप, ठीक है। तो अब ये वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है वो तो बाद में समझेंगे। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो वोलाटाइल का सिंपल सा मतलब है कि ऐसी मेमोरी जो अपने आप से ख़त्म में हो जाती है, मतलब कि ऐसी चीज़ जो अपने आप से ख़त्म हो जाए। जैसे आप पेट्रोल खुला रख दीजिए, वो अपने आप से ख़त्म हो जाएगा। आप परफ्यूम लगाते हैं, अपने आप से कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी चीज़ जो अपने आप से बिना कुछ किए कुछ देर बाद ख़त्म हो जानी है, उसे हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल। जैसे मेमोरी में भी देखिए, कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जो लाइट जाने के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, मतलब पावर ऑफ हुई और कंप्यूटर में कुछ चीज़ें हट जाती हैं। जैसे आप नोटपैड पे कुछ टाइप कर रहे हो या वर्डपैड पे या एक्सेल पे कोई काम कर रहे हो और लाइट अचानक से चली गई, तो वो चीज़ अगर आपने सेव नहीं की है तो वो आपकी ख़त्म हो जानी है। तो ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के साथ साथ ख़त्म हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल टाइप मेमोरी कहते हैं। समझ में आई ये बात कि ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद आपको न मिल पाए उसे आप क्या कहते हैं? वोलाटाइल टाइप मेमोरी कहते हैं। दूसरी चीज़, ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी रह जाए। जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड कर ली और मूवी डाउनलोड कर ली और फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो गया, तो क्या फ़ोन ऑन करेंगे तो वो आपको मूवी मिलेगी? जाहिर सी बात है मिलेगी। तो ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी रह जाती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल टाइप मेमोरी कहते हैं। 2 चीज़, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल लाइट जाने के बाद ख़त्म हो जाता है और नॉन वोलाटाइल लाइट जाने के बाद भी रहता है। समझ में आ गई होगी ये बात आराम से। तो ये हमारा स्टोरेज डिवाइसेस का फिगर है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि लिखने के बाद ये स्क्रीनशॉट लेने लायक बचेगा नहीं।
तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के दो मेन पार्ट के बारे में। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो जीवन भर आपको याद रहेगा। और चार्ट सेम तरीके से ही बनाना है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो सेक्शन थे जिसमें मेमोरी को बांटा गया। क्या चीज़? मेमोरी को दो सेक्शन में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे कि हमारी पढ़ाई होती है, दो सेक्शन में बांटी गई है, एक प्राइमरी पढ़ाई और एक सेकेंडरी पढ़ाई। दो तरीके से। प्राइमरी पढ़ाई क्या होती है? जब हम पढ़ाई करने शुरुआती दौर में जाते हैं तो हमको छोटी क्लास में भेजा जाता है, 1 से 5 तक की क्लास में, वो हमारी प्राइमरी पढ़ाई होती है। और जब हम 5वीं क्लास पास कर लेते हैं, 8वीं क्लास के बाद हम जाते हैं सेकेंडरी क्लास में, मतलब 10वीं 12वीं में जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। वैसे मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट है। जब कोई मेमोरी अपने स्टार्टिंग फेज में होती है, मतलब अभी अभी वो यूज़ में आई है, तो वो कहाँ पे रहती है? हमेशा प्राइमरी। मतलब जो अभी यूज़ में है मेमोरी, वो क्या होती है? प्राइमरी में ही रहती है। और जो सेकेंडरी वाली होती है वो यूज़ होने के बाद, जब एक बार प्राइमरी फेज से गुजर चुकी होती है, तो वो सेकेंडरी फेज में आती है। इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे पढ़ाई है वैसे ये भी है, ठीक? कि प्राइमरी क्या है? मेमोरी स्टार्टिंग फेज में है तो वो प्राइमरी है, और स्टार्टिंग फेज में एक बार गुजर जाने के बाद जब हम उसको परमानेंटली सेव कर देते हैं तो वो कहाँ पे चली जाती है? सेकेंडरी में। ठीक है। अब इस चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं, इस पोर्शन को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम मेन मेमोरी को देख लेते हैं। मेन मेमोरी का नाम मेन मेमोरी देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मेन मेमोरी में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और उन ज़रूरी चीज़ का नाम क्या है? रैम और रोम। अब यहाँ से मेन हमारा शुरुआत है। रैम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म पूछने पे काफ़ी लोग बता देंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, लेकिन काम क्या है इस मेमोरी का, कि रैम का काम क्या होता है? तो रैम का काम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब लगातार, एक्सेस मतलब यूज़ में आने वाली, मेमोरी मतलब मेमोरी। लगातार यूज़ में आने वाली मेमोरी ही क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आसान भाषा में अगर मैं काम आपको बताना चाहूँ तो इसका काम क्या होता है आसान भाषा में? ये है कि कोई भी ऐसी मेमोरी जो काम को करवाती है उसे हम रैम कहते हैं। जैसे आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो ये फेसबुक और यूट्यूब कहाँ चल रहा है आपके फ़ोन में? वो चल रहा है रैम पे। तो रैम के पास जिम्मेदारी कौन सी है? प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी है। समझ में ये चीज़? रैम के पास किस चीज़ की जिम्मेदारी है? प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी है। समझिए। ठीक। आपके फ़ोन में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, वो किस पे चल रही हैं? रैम पे ही चल रही हैं। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा जीबी का रैम का फ़ोन रहेगा तो फ़ोन तेज़ चलेगा। मतलब कि जब ज़्यादा जीबी का रैम है तो ज़्यादा चीज़ें एक साथ चला पाएगा, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ऑलरेडी बढ़ गई। ठीक। और कम रैम रहेगा तो कम चीज़ें चला पाएगा, तो ज़्यादा मेमोरी वाली चीज़ जैसे चली तुरंत फ़ोन हमारा हैंग करने लगा। तो कोई भी पूछे रैम का क्या काम है, तो आप सिंपल से कहेंगे रैम का काम है चीज़ों को प्रोसेस कराना। नहीं समझ में आए तो कह दीजिए जितनी भी चीज़ आपके स्क्रीन पे चल रही हैं, या जो भी चीज़ चल रही है, दिख नहीं रही है लेकिन चल रही है, तो वो कहाँ पे चल रही है? रैम पे ही चल रही है। आप अपने कंप्यूटर से अगर रैम वाली चिप निकाल लेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा वहाँ पर, क्योंकि रैम का ही काम है चीज़ों को चलाना। पिक्चर भले मेमोरी कार्ड में स्टोर कर दो, लेकिन जब प्ले करेंगे उसको तो वो कहाँ प्ले होगी? रैम पे ही प्ले होगी। ठीक। कोई भी चीज़ में अगर आता है कैलकुलेटर चल रहा है, फ़ोन लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके स्क्रीन पे चल रही है, फ़ोन में चल रही है, कंप्यूटर में चल रही है, तो कहाँ चलेगी? रैम पे चलेगी। अब इसके दो पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम को हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम को हम कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, पर उसको हमको नहीं पढ़ना है। रैम का फुल फॉर्म कोई पूछे तो क्या कहेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दो मेमोरी आपकी हो गई। उसके बाद रोम आपका आता है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी।
अब ये कैसी मेमोरी है जिसे रीड किया जा सकता है? मतलब रीड का मतलब क्या है कि इसमें जो चीज़ें हैं उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब इसमें जो चीज़ एक बार सेव कर दी गई उसको सिर्फ कंप्यूटर रीड कर सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब ये क्यों बनाई गई? तो देखिए, कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइलें थी जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक, अब उसको आप मान लीजिए मेमोरी कार्ड में, हार्ड डिस्क में रखते तो कोई आदमी आके उसमें बदलाव कर देता तो कंप्यूटर का फंक्शन सही से न चल पाता। तो उससे बचने के लिए, ऐसी दिक्कत ना हो, एक अलग से लॉकर बना दिया गया। जैसे घर में होती है, आप रुपए पैसा अलमारी में रखते हैं, लेकिन तिजोरी में आप जैसे आपका सोना गहना रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में रोम आपका सोना गहना है। ठीक है, रोम आपकी तिजोरी है जिसमें आप ज़रूरी फाइलें रखते हैं। समझ में आया? तो ऐसी कौन सी ज़रूरी फाइलें हैं जिसके लिए आपको ये बनाना पड़ा? देखिए, कंप्यूटर को जो ऑन करने वाली फाइल होती है कि आप CPU दबाए या पावर बटन दबाए, आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, तो उसको ऑन करने वाली फाइल कहाँ पे रखी जाती है? रोम में, ताकि उसके साथ कोई बदलाव ना हो पाए। समझ में आया? अगर उसको कहीं और रख देते तो कोई उसमें कुछ सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया तो आपका कंप्यूटर ऑन ही ना होता। तो रोम का आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि इसमें रखी फाइल को सिस्टम सिर्फ रीड कर सके। आपको कंप्यूटर ऑन करना है, आपने बटन दबा दी, अब बटन दबाते ही सिस्टम तुरंत गया रोम के पास, कहा भैया कंप्यूटर को ऑन करने वाली फाइल दो। कंप्यूटर को ऑन करने वाली फाइल दी गई, उसको सिर्फ पढ़ा गया कि कैसे सिस्टम ऑन होगा, उस तरीके से सिस्टम को ऑन किया गया और वापस ये फाइल जाके रोम में पड़ गई अपने जगह पे। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। समझ में आया? तो कोई पूछे रोम का क्या काम है, तो रोम में कहिए ऐसी मेमोरी है कि जहाँ पर कोई चीज़ आप रख देते हैं उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकते। अब बात आती है रोम के टाइप की। तो पहला रोम का टाइप क्या है? प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा रोम का टाइप क्या है? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इरेजिबल। अब पी रोम तो ऊपर से ही उठा लीजिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। सॉरी, थोड़ी राइटिंग खराब हो गई पर समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। बस फुल फॉर्म ही याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं पूछा जाता है कि ई रोम, ईपी रोम या कि इस रोम में क्या अंतर होता है। बस नाम, फुल फॉर्म याद रखिए कि रोम के 3 टाइप हैं, प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम और बीच में इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। ये तो आपके रहे टाइप। लेकिन एक दोनों में बहुत भारी अंतर था। क्या अंतर था? कि जो आपका रैम था वो रैम आपका वोलाटाइल था। लाइट जाने के बाद रैम में कुछ भी नहीं रह जाता है, लेकिन रोम आपका नॉन वोलाटाइल था। रोम में जो आप रख देते थे वो लाइट जाने आने से उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो उसमें रहेगा। ठीक, तो रैम आपका हो गया नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, और रोम आपका हो गया नॉन वोलाटाइल। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्टोरेज टाइप की तरफ। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा आपने रख दिया वो लंबे समय तक स्टोर किया जाता था। और इसकी एक और खासियत थी, इसमें डेटा लार्ज अमाउंट में भी सेव कर सकते थे। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में डेटा नहीं सेव होता था, पर यहाँ पर लार्ज अमाउंट में डेटा सेव होता था। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? अब ये चीज़ शायद हमने ना सुनी हो, लेकिन अब याद करिए कि पुराने ज़माने में एक रील की कैसेट आती थी। रील वाली कैसेट में क्या होता था? एक रील लगी रहती थी, जब उसको आप डिवाइस, बाजा जिसे कहते थे, उसमें लगा देते थे, प्ले करते थे, गाना बजता था। लेकिन उसमें एक समस्या थी, उसमें पहला गाना अगर चल रहा है और चौथा गाना चलाना है तो आप पहले से चौथे पे सीधे नहीं जा सकते थे। मतलब मान लो उसमें 5 गाने हैं, 1 2 3 4 5। अब आप पहला गाना सुन रहे हो और आपको चौथा गाना सुनना है, तो आप पहले से चौथे पे सीधे जंप नहीं कर सकते। जैसे आज के ज़माने में आपने स्लाइड किया ऊपर और चौथे पे जंप कर गए, यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। आप या तो कैसेट को बाहर निकाल के रील घुमाते थे या तो फॉरवर्ड कर देते थे। फॉरवर्ड एक बटन आती थी, उससे तेज़ी से गाना भागने लगता था। तो आपको पहले से चौथे पे जाना हो तो दूसरे और तीसरे से होकर जाना पड़ता था। मतलब पहले के बाद दूसरा गाना, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद
तब चौथे पे पहुंचते थे। इसमें डेटा सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर होता था। सिक्वेंशियल फॉर्म मतलब एक लाइन से स्टोर होता था और आप एक लाइन से ही इसमें डेटा को रीड कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग देख रहे हैं किसी गाने की और अंत तुरंत पहुंच जाएंगे, आपको लाइन से ही जाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक टेप अगर कोई पूछे तो मैग्नेटिक टेप क्या होती है, तो ये आप कह सकते हैं ये एक तरीके से सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। कैसी स्टोरेज डिवाइस है? सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। और इसमें क्या कमी थी? एक गाने के बाद दूसरा गाना जंप नहीं हो सकता था, एक लाइन से ही गाने को रीड किया जाता था। यहाँ से लगभग लोगों ने सुना होगा। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क मतलब, ऑप्टिकल का मतलब क्या है? लाइट। ऐसी कोई भी स्टोरेज डिवाइस जिसमें लाइट का यूज़ किया जा रहा हो डेटा को स्टोर कराने के लिए, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क कहते थे। क्या चीज़ यूज़ की जा रही है? हम लिख दे रहे हैं। इस स्टोरेज डिवाइस में यूज़ किया जाता था लाइट, डेटा को स्टोर कराने के लिए। ठीक, और इसके एग्जाम्पल जब हम बोलेंगे तो क्या है? सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क हो सकता था। पहला सीडी, दूसरा डीवीडी और तीसरा ब्लू रे डिस्क। ठीक है। सीडी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। और ब्लू रे डिस्क तीसरा हमारा था। इसमें क्या था? सीडी में सबसे कम डेटा आता था, उसके बाद डीवीडी में उससे ज़्यादा और ब्लू रे डिस्क में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे। और किस माध्यम से स्टोर किया जाता था? लाइट का यूज़ करके डेटा को स्टोर किया जाता था। फिर उससे नीचे क्या आया? मैग्नेटिक डिस्क। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र को यूज़ करके, मैग्नेटिज्म को यूज़ करके डेटा को स्टोर कराया जाता था तो क्या बना? मैग्नेटिक डिस्क बनती थी। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारा आता है फ्लॉपी डिस्क। क्या चीज़? फ्लॉपी डिस्क। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर में यूज़ होती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 500 GB की है। और उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे आप SSD के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हुए? फ्लॉपी डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक। इसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल है इसके बाद अगली स्टोरेज डिवाइस है हमारी मैग्नेटिक डिस्क वाली। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होता था? तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का यूज़ करके डेटा को स्टोर कराया जाता था तो उसको क्या कहते थे? हम मैग्नेटिक डिस्क कहते थे। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पहला है हमारा फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है हमारा हार्ड डिस्क और आखिरी में हमारा आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तीन चीज़ें थी, तीन डिवाइसेस हमारी यहाँ पर आई। फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले यूज़ होती थी, चौकोर शेप की होती थी और इसमें डेटा का स्टोरेज किया जाता था, लेकिन बहुत कम डेटा स्टोर हो पाता था। फिर हमारी हार्ड डिस्क आई जो अब भी कंप्यूटर में यूज़ में आ रही है और लेटेस्ट क्या है? हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका शॉर्ट फॉर्म SSD हमने लिखा हुआ है। फिर आखिरी में हमारा आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या था? जो बिना बिजली के डेटा को स्टोर रख पाए उसे हम फ्लैश ड्राइव कहते थे। एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। क्या चीज़? मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। मैं ही नीचे लिख दे रहा हूँ, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव क्या था? बिना बिजली के भी डेटा स्टोर कर सकता है कि एक बार मेमोरी कार्ड में आपने डेटा रख दिया तो वो सेव रहता था और पेन ड्राइव में भी ऐसे ही डेटा आपका सेव रहता था। तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की कुछ टाइप हो गई। कैश मेमोरी हमने छोड़ा था, उसको देख लेते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है? ये CPU, ये मान लीजिए CPU है आपका और मेमोरी यूनिट के बीच में रहता है। CPU और मेमोरी यूनिट के बीच में आपका कैच मेमोरी रहता है। ठीक।
और इसका काम क्या होता है, जो डेटा कंप्यूटर बार बार इस्तेमाल कर रहा है उसको ये सेव रख लेता है। तो अब जब CPU को कोई मेमोरी की ज़रूरत होगी तो वो डायरेक्टली कैच मेमोरी से ले लेगा, यहाँ तक कि मेमोरी यूनिट के पास वो जाएगा ही नहीं। क्या चीज़? कैच मेमोरी एक ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसकी सहायता से हम वो डेटा सेव कर लेते हैं जो CPU बार बार मांग रहा है। तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है कि CPU को कोई डेटा है तो वो मेमोरी यूनिट तक जाए, उससे अच्छा है कैच मेमोरी से ही ले ले, तो दूरी कम चलनी पड़ती है, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो कोई पूछे कैच मेमोरी क्या है, तो कैच मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में इंस्टॉल कर दी जाती है, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ पाए। ये वही डेटा सेव करता है जो डेटा कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है। समझ में आई इतनी सी बात? ठीक, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। मेमोरी दो टाइप की हैं हमारी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें कि कैच मेमोरी CPU और मेमोरी यूनिट के बीच में इंस्टॉल होती है जिससे प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जा सके। उसके बाद मेन मेमोरी के दो टाइप हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका काम है प्रोसेसिंग करवाना, रीड ओनली मेमोरी जिसमें इंपॉर्टेंट फाइलें सेव रहती हैं। उसके बाद आता है रैम के टाइप, तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। उसके बाद रोम के टाइप आते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी जिसमें आपका होता है प्रोग्रामेबल रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। सेकेंडरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप आता है जो कि एक सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क आती है जिसमें लाइट का यूज़ करके डेटा को सेव करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आती है जिसमें मैग्नेटिज्म का डेटा यूज़ होता है डेटा को सेव करने के लिए। और फ्लैश ड्राइव जो बिना बिजली के डेटा को यूज़ किया जा सके, सेव किया जा सके। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये कुछ आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। अब आखिरी सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं कौन सी मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है और कौन सी मेमोरी की स्पीड कम होती है। तो ये देखिए 4 मेमोरी हमारी हैं और जो सबसे ऊपर मेमोरी है वो सबसे तेज है। मतलब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो स्पीड जो है इंक्रीज होगी। मतलब सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड सबसे धीमे, उससे तेज हमारी मेन मेमोरी, फिर हमारी कैच मेमोरी और फिर रजिस्टर। इसका कारण क्या है कि जो मेमोरी CPU के जितनी पास होती है वो मेमोरी उतनी ही तेज होती है। समझ में ये बात? जो मेमोरी CPU के जितनी पास वो मेमोरी उतनी तेज, जितनी डिस्टेंस कम ट्रेवल करने पड़ेगी डेटा को लेने के लिए उतनी ही तेज होगी। जाहिर सी बात समझिए, देखिए जैसे आपको सामान लेने जाना है, दुकान जितनी पास होगी उतना ही आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसे ये भी चीज़ है कि जो मेमोरी CPU के जितनी पास उतनी तेज। तो कोई पूछे कौन सी मेमोरी कितनी पास है, वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। और अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्टोरेज इंक्रीज होगा। मतलब रजिस्टर में सबसे कम आप स्टोर कर सकते हैं, फिर कैश मेमोरी में स्टोर कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मेन मेमोरी में स्टोर हो सकता है और सबसे ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो सकता है। तो ये आपका स्टोरेज हो गया, स्पीड हो गई आपके कंप्यूटर की। तो ये कुछ मेमोरी के बारे में कॉन्सेप्ट थे जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है। छोटी सी गलती हुई है, राइटिंग मेरी थोड़ी सी कम सही है, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको निकले हो यहाँ से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।